वेलकम फ्रेंड्स, एम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। शिक्षा जगत की कुछ बेहतरीन और बड़ी खबरों को लेकर उपस्थित हूं जो आगामी प्रक्रियाओं को प्रभावित करने वाली हैं। सबसे बड़ी बात कि बिहार एसआई 2446 फाइनल रिजल्ट अब जल्द आने की उम्मीद बढ़ गई है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि पटना में 1 जून के बाद अनलॉक की शुरुआत संभव है और इसमें क्या क्या छूट हो सकती है ये देखने वाली बात है। वही सब कुछ शेयर करेगा आगे की आने वाली प्रक्रियाओं को। तो सबसे बड़ा बात क्या, जून में पटना अनलॉक होने वाला है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि हाई स्कूल में 33,916 शिक्षकों की भर्ती के लिए अब एक ही आवेदन लिए जाएंगे, वह भी ऑनलाइन। इन सारी चीज़ों को यहाँ पे हम लोग डिटेल से जानते हैं एक एक करके। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं हम लोग अपनी खबर की। तो देखिए, जो आपका अनलॉक की जो शुरुआत हो सकती है वो पटना में जिला प्रशासन ने की इसकी शुरुआत तैयारी कर दी है कि क्या क्या वहाँ पे कंडीशंस हो सकते हैं। पटना में 1 जून के बाद लॉकडाउन में छूट संभव, और इस चीज़ की संभावना बहुत पहले से थी और मैंने भी अपने शुरुआती वीडियो में ही कहा है कि पूरा मई भर आपको ऐसी संभावना है कि पूरी तरह से लॉकडाउन रहेगा। और जून के बाद ना सिर्फ सरकार के आदेश में बल्कि बाकी चीज़ों में भी जहाँ जहाँ आपको सिचुएशन नॉर्मल होगा वहाँ पे धीरे धीरे ऑफिसेज खुलने की शुरुआत हो सकती है या छूट की शुरुआत हो सकती है। तो अभी देखना ये होगा कि अब क्या क्या चीज़ें वहाँ पे कंसेशन मिलता है इन लॉकडाउन के कंसेप्ट में, कि वहाँ पे क्या क्या छूट मिलती है, ये देखने वाली बहुत बड़ी बात होगी। और अभी भी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन एक ये अच्छी शुरुआत है। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि 2 जून से प्रतिबंधों के साथ लॉक खुलने के आसार हैं, जिसको कि आप अनलॉक बोल सकते हैं, ठीक है ना। प्रतिबंधों के साथ लॉक खुलने का हो सकता है कि आपको 33% सरकार के स्तर से भी ऑफिस खुलने की बात हो जाए, या फिर 50%, ये दोनों में से कुछ आपको देखने को मिल सकता है। मैं कंफर्म नहीं बोल रहा हूँ, बस एक संभावना है यहाँ पे। और देखिए, कारण कोरोना संक्रमण की दर लगातार घट रही है। ऐसी स्थिति में पटना जिला प्रशासन ने लॉक खुलने के साथ ही विकासात्मक कार्य को गति देने के लिए कदम बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके तहत जिले में चलाई जाने वाली जन कल्याणकारी व विकासात्मक योजनाओं को प्रभावी मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के लिए अनुमंडल वरीय अपर समाहर्ता की प्रतिनियुक्ति करने का कार्य पूरा किया जा चुका है। जिला प्रशासन गोपनीय प्रशाखा द्वारा पत्र जारी करके पटना सदर अनुमंडल के वरीय नोडल पदाधिकारी राजीव कुमार श्रीवास्तव, पटना सिटी अनुमंडल के वरीय नोडल पदाधिकारी निर्मल कुमार, बाढ़ अनुमंडल के वरीय पदाधिकारी पालीगंज, और मतलब जितने भी यहाँ के कार्यालय हैं सबको बताया गया है कि अरुण कुमार झा को बनाया गया है। सभी 23 प्रखंडों को एक एक नोडल पदाधिकारी प्रनियुक्त किया गया। सभी को अपने अपने क्षेत्र में बुधवार या गुरुवार को प्रत्येक सप्ताह भ्रमण कर समीक्षा करने का निर्देश दिया गया है। अब देखिए, ये एक शुरुआत है और बात सिर्फ पटना की नहीं हो रही है, बल्कि बहुत ऐसे राज्य हैं यहाँ पर आपको लॉकडाउन की शुरुआत, मतलब अनलॉक की शुरुआत हो सकती है जहाँ पर कोरोना के संक्रमण कम हुए हैं। उसी संबंध में देखिए, देश में अनलॉक की तैयारी तेज। राज्यों में कोरोना के केस घटने के बाद चरणबद्ध ढील दी जाएगी। पहले फेज में फल सब्जी किराना जैसी जरूरी चीज़ों को प्राथमिकता दी जाएगी। 1 जून से अनलॉक होंगे 5 राज्य। इसमें क्या क्या है? दिल्ली है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, केरल शामिल है, छत्तीसगढ़ में शुरुआत हो चुकी है। तो यहाँ पे देख लीजिए, यूपी में 82% केस कम, पॉजिटिविटी 22% घटकर 1% हुई। दिल्ली कंस्ट्रक्शन फैक्ट्रियाँ खुलेंगी। जनता के मतलब कि हर हफ्ते जनता सुझाव पर ढील होगी। यूपी शादी का सामान, गारमेंट्स, फल सब्जी आदि दुकानें खुल सकती हैं। तो कहने का मतलब है ना सिर्फ पटना की बात हो रही है, बल्कि अन्य राज्यों में भी अनलॉक की शुरुआत हो रही है और होने की संभावना दिख रही है। कुछ में तो हो चुकी है छत्तीसगढ़ में, बाकी में होने की संभावना दिख रही है। और ये तो बहुत पहले से तय था। जो सरकारी स्तर पर कार्यालय पर स्तर है वो इनपुट ये है, जो सचिवालय के लोग हैं उनसे इनपुट ये है कि आइदर आपको 33% वर्कलोड या फिर आपको 50% वर्कलोड के साथ ऑफिस खुलने का कुछ प्रतिबंधों के साथ अल्टरनेट डे के साथ आपको देखने को मिल सकते हैं। या ये भी हो सकता है कि 4-5 दिन के लिए और अनलॉक मतलब लॉकडाउन बढ़ाया जाए, और लॉकडाउन बढ़ाने के बाद आपको फिर उसके बाद 4-5 दिन के बाद आपको शुरुआत हो सकता है, या मे भी 2 जून से ही इस तरह की संभावना दिख सकती है। तो जो भी हो, लेकिन अब एक बात है कि ये जो मतलब कि अनलॉक की शुरुआत होगी वो कहीं ना कहीं ऑफिस को खोलेंगे, और ऑफिस को खुलना रिजल्ट प्रोसेसिंग, नए वैकेंसी के पब्लिशिंग और जो भी प्रक्रिया है सबको प्रभावित करेंगे। और मैं एक भी आप चीज़ को समझाऊंगा, एक बात आपको समझाऊंगा कि यदि ऑफिस खुलते हैं तो वो ना सिर्फ जो पुराने पड़े हुए पेंडिंग रिजल्ट हैं उसको मतलब कि जल्दी से प्रोसेसिंग करवाएंगे, बल्कि वो आगे की प्रक्रियाओं को भी प्रभावित करेंगे, क्योंकि हर एक चीज़ अपने आप से रिलेटेड है। एक चीज़ और इसी के कंसेप्ट में मैं आपको दिखलाना चाहूँगा कि जब अनलॉक की बात हो रही है तो सिर्फ ऐसे बात नहीं है कि सिर्फ पटना के या फिर कार्यालयों की बात ही हो रही है, बात हो रही है पंचायतों की भी। वहाँ पर भी बिहार की बात है, वहाँ पर भी अनलॉक की तैयारी जोर शोर से की जा रही है। देखिए, कार्यकाल खत्म होने से पहले ही शुरू हो सकता है पंचायत चुनाव की प्रक्रिया। ये बिहार की बात की जा रही है। सुगबुगाहट अब तेज हो गई है। चुनाव समय पर नहीं हुए तो सरकार को लाना होगा अध्यादेश, पर अब तक अध्यादेश लाने को लेकर कोई नहीं है तैयारी। कोरोना संक्रमण के मामले लगातार हो रहे हैं कम। 15 जून को समाप्त हो रहा है पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल। तो कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर की वजह से अब तक पंचायत चुनाव प्रक्रिया शुरू नहीं हुई, पर पिछले कुछ दिनों से संक्रमण की
रफ्तार धीमी है। ऐसे में इसकी प्रबल संभावना है कि 15 जून से पहले पंचायत प्रतिनिधियों के चुनाव की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। तो बात सिर्फ मतलब कि शासन प्रशासन या फिर ऑफिसर्स लेवल की नहीं है, बात अब आगे बढ़ चुकी है, क्योंकि जैसे ही संक्रमण कम हो रहा है वो एक पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है। ये पूरा का पूरा कंक्लूजन आपको ये दिखला रहा है कि बिहार में वास्तव में 1 जून के बाद बहुत सी चीज़ें बदल जाएंगी। अनलॉक की शुरुआत होने की संभावना दिख रही है, ऑफिस खुलने की संभावना दिख रही है, और जो भी प्रक्रिया है वो प्रतिबंधों के साथ धीरे धीरे शुरू हो जाएगी। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो अब इसका सबसे बड़ा रीजन है कि ये जो बिहार SI 2440 फाइनल रिजल्ट है, अब उसके आने की उम्मीद काफ़ी जग गई है। पहले यदि ऑफिस बंद रहते तो निश्चित रूप से वहाँ पे संशय की स्थिति बनी हुई थी, लेकिन अब आप जून लास्ट तक उम्मीद कर सकते हैं कि 2400 फाइनल रिजल्ट आ जाए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और ये 2400 फाइनल रिजल्ट जब आएगा तो वो ना सिर्फ इस रिजल्ट को बल्कि बाकी की प्रक्रियाओं को कैसे प्रभावित करेगा। जब बोर्ड के पास से बर्डन हटेगा, काम का वर्कलोड हटेगा, तो वो आगे की प्रक्रियाओं में जुड़ती है। सिर्फ BPSSC नहीं बल्कि हर एक आयोग। तो इसका मतलब ये होगा कि आगे की वैकेंसियाँ ESI मेंस, SI PT 2213 या फिर अन्य जो भी इसके पेंडिंग एग्जामिनेशन है या नोटिफिकेशन है, उसको लाने के लिए प्रतिबद्ध हो जाएगी। तो चलिए ये देखना होगा कि अब नए सरकार के गाइडलाइन क्या होते हैं, और उम्मीद बिल्कुल अब बरकरार रखिए कि जून तक आने की संभावना अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी बढ़ गई है। कन्फर्मेशन नहीं मैं बोल रहा हूँ, बल्कि पॉसिबिलिटी अब बढ़ गई है, जो कि सरकार से बन रही है। हम देखिए हर एक चीज़ें सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होती है। तो अभी वर्तमान का सिचुएशन ये है कि अनलॉक की शुरुआत शायद हो जाए, और अनलॉक की शुरुआत होते ही आपको रिजल्ट्स भी प्रोसेसिंग की संभावना बढ़ जाएगी। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको नए एग्जामिनेशन 2213 वाले और अन्य चीज़ें भी होंगी। फिलहाल जो 64वीं का रिजल्ट है वो तय है कि फर्स्ट वीक ऑफ जून के लास्ट तक आ जाए। 2-3 दिनों का विलंब हो सकता है, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। 66वीं मेंस में भी विलंब लगेगा, बाकी चीज़ें आपको होंगी। अब आते हैं जो अन्य खबर है, थोड़ा सा वैकेंसी के बारे में देख लीजिए। ये देख लीजिए आपको 5807 पद पर DSSSB ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की बहाली होती है, जिनके पास ये क्वालिफिकेशन है। देख लीजिए ग्रेजुएट टीचिंग डिप्लोमा डिग्री हो, मतलब कि आपके पास टीचिंग का मतलब कि डिग्री होना चाहिए। साथ ही कैंडिडेट CET क्वालिफाइड होना चाहिए। नोटिफिकेशन जरूर चेक कर लें। कैंडिडेट्स का सिलेक्शन रिटेन टेस्ट और फिजिकल टेस्ट के बेसिस पर किया जाएगा। तो आप यहाँ पे निश्चित रूप से आवेदन करें। अब यहाँ पे पदों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई, पहले हाई स्कूल के लिए था, अब नॉर्मल टीचर्स भी आ गए हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे इसको आप यदि आप एलिजिबल हैं तो इसको आप कर सकते हैं। बाकी छोटे छोटे वैकेंसी हैं। अब सबसे बड़ी बात है शिक्षक बहाली जो प्रक्रिया है उस पर क्या असर हो रहा है। तो देख लीजिए नौकरियां, हाई स्कूल शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में बदलाव से हो रही है। हाई स्कूल में 33,916 शिक्षकों की भर्ती के लिए एक ही आवेदन लिए जाएंगे, वो भी ऑनलाइन। राज्य के उच्च माध्यमिक स्कूलों में 33,916 शिक्षकों की बहाली के लिए ऑनलाइन आवेदन किए जाएंगे। नियोजन में पारदर्शिता के लिए शिक्षा विभाग अभ्यर्थियों को सेंट्रलाइज तरीके से आवेदन लेने की तैयारी करी। आपको पहले पता होगा कि बिहार में शिक्षक बहाली होता है तो अलग अलग जोन में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जाकर लोगों को अलग अलग आवेदन करना होता था, तो इसमें काफ़ी परेशानी होती थी। एक ही आवेदक अब अलग अलग जगह करता है, तो जिसका नंबर ज़्यादा है वो हर जगह मेरिट लिस्ट में आ जाता था। अब वो एक जगह चूज करेगा, फिर 15 दिन या 1 महीना का उसका कूलिंग पीरियड होता है, उसके बाद फिर दूसरों का नंबर दूसरे नियोजन प्रणाली में आता था। तो काफ़ी ये जटिल प्रक्रिया होती थी। तो उस लिहाज से यहाँ पर सेंट्रलाइज किया जा रहा है, तो एक बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ा अप्रोच है शिक्षक जो भी कैंडिडेट हैं, जिस शिक्षक भर्ती होने वाले हैं उन लोगों के लिए। तो यही है कि वैसे अभ्यर्थियों को सेंट्रलाइज तरीके से आवेदन लेने की तैयारी है। ऑनलाइन आवेदन के लिए सॉफ्टवेयर तैयार किया जाएगा। विभाग के अधिकारी सूत्रों के मुताबिक इस बार एक अभ्यर्थी को एक ही आवेदन करना होगा, यानी अलग अलग नियोजन इकाई के लिए अलग आवेदन नहीं देना पड़ेगा, लेकिन उनके चॉइस लिया जाएगा कि वह किन नियोजन इकाई में नौकरी करने के इच्छुक है। पहले एक आवेदन अलग अलग नियोजन इकाइयों में डाक या फिर खुला जाकर करना होता था। तो चलिए इसमें एक बहुत बड़ा बदलाव है, एक बहुत बड़ा सुधार है बाकी शिक्षक नियोजन अभ्यर्थियों के लिए कि वो एक ही जगह से सब कुछ कर सकते हैं ऑनलाइन। प्रक्रिया में बदलाव जरूरी क्यों? क्योंकि एक ही आवेदन एक से अधिक नियोजन इकाई में चयन हो जाता था, एक के बाद दूसरे में रिक्त हो जाती थी। इस प्रक्रिया में गड़बड़ी की भी संभावना होती है। मैंने पहले ही बताया इस तरह की काफ़ी समस्या वहाँ पर देखने को मिलती थी। केंद्रीय के तरीके से योग्य उम्मीदवारों का चयन में आसानी होगी। अभ्यर्थियों को भी अलग अलग नियोजन इकाइयों में भटकना नहीं पड़ेगा। छठे चरण की बहाली प्रक्रिया होने के बाद पूरी होगी। छठे चरण में 30,000 शिक्षकों की बहाली पूरी होने के बाद ही अगले चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया पूरी होगी। इस बार बहाली में मैट्रिक और इंटर के अंक नहीं जुड़ेंगे। इस बार जो है अब उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में बहाली में के लिए मेधा सूची बनाने के लिए मैट्रिक अंक के पहले सारा का अंक जुड़ के उसके बाद मेधा निर्धारित किया जाता था। अब देखिए 1.25 लाख जो शिक्षक अभ्यर्थी भर्ती है, तो सरकार बोली दिव्यांग कोटा दिया, हाईकोर्ट 31 मई को फिर से करेगा फैसला। कल इस पर कोई सुनवाई नहीं हो पाया था। तो इसमें दिक्कत क्या हुआ कि आज जो भी याचिकाकर्ता करता हैं, जो अपोनेंट हैं, वो बोल रहे हैं कि नहीं आप इसके लिए अलग से एक बहाली का प्रक्रिया लगाइए, तब इसको आप शुरुआत कीजिए। जो दिव्यांग वाला मामला अटका हुआ है, तो इसी के कारण आपको जो है सारा प्रक्रिया जो है एक बार फिर से अटक गया। शिक्षक बहाली पर सुनवाई सोमवार तक के लिए टल गई है। ये क्या बोल रहा है कि महाधिवक्ता ने याचिकाकर्ता की अपील का विरोध करते हुए कहा देरी होगी, 1.25 लाख बहाली पर सुनवाई शुरू।
अगली सुनवाई 31 मई को होगी, ठीक है ना। तो ये है कि देखिए क्या हुआ था ना, यहाँ पे मामला क्यों अटका हुआ है शिक्षक बहाली का, वो देख लीजिए। नेत्रहीन संघ की तरफ से वरीय अधिवक्ता एसके रंगूटा ने दलील दी कि दिव्यांगों के लिए रिक्तियों को पहले अधिसूचित किया जाना चाहिए। जो दिव्यांग अभ्यर्थियों का आवेदन नहीं कर सके उन्हें नए सिरे से आवेदन करने की अनुमति मिले, इसके बाद अंतिम रूप से नियुक्त की जाए। महाधिवक्ता ने याचिकाकर्ता की अपील का विरोध करते हुए कहा कि इससे पहले से चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति में अनावश्यक देरी। अगली सुनवाई 31 मई को होगा। क्या था देखिए, ये जो वैकेंसी निकला था ना बिहार में टीचर बहाली के लिए, तो उसमें दिव्यांगजनों के लिए अलग से सीट का निर्धारण नहीं किया गया था। तो उसी के चलते जो भी लोग थे दिव्यांगजन वो हाईकोर्ट पहुंच गए थे, तो हाईकोर्ट ने इस शिक्षक बहाली को स्टे लगा दिया था। अब सरकार ये बोल रही है कि हम दिव्यांगजनों को कोटा देने के लिए तैयार हैं, उसको जितना भी 4% का सीट मिलेगा, मतलब कि 4% या 3% जो भी उनका बनता है, तो उनको हम सीट छोड़ देंगे, बाकी पर आप हमको बहाली करने दीजिए। लेकिन जो दिव्यांगजन के वकील हैं वो बोल रहे हैं नहीं, आप पहले उनका निकालिए फिर इस बहाली को प्रक्रिया शुरू कीजिए। तो इसी पर बात फंसा हुआ है। अब 31 मई को फिर से इसकी सुनवाई है। अब देखना है वहाँ पर क्या फैसला होता है, फिर उसके बाद इसकी प्रक्रिया की जो भी चीज़ें हैं वो खुल जाएंगी और बाकी टीचर लोग जो बहुत दिन से इंतजार करे हुए हैं शिक्षक अभ्यर्थी, उनको शिक्षक बनने का मौका मिल सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। सबसे बड़ी बात कि बिहार दरोगा 2446 के रिजल्ट आने की उम्मीद काफ़ी बढ़ गई है। बाकी आपको जून में जो ड्राइवर का है उसका भी काउंसलिंग मतलब कि होगा, उसके संबंध में भी परिवहन विभाग के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है। तो कहने का मतलब है कि अब सब कुछ धीरे धीरे नॉर्मल से पटरी पे आ रहा है। तो मेरा खासकर 2213 वाले कैंडिडेट से अपील है, देखिए आप लोग बार बार फ्रस्ट्रेशन में आकर कमेंट करते हैं कि सर एग्जामिनेशन का डेट ही नहीं पता है तो हम पढ़ ही नहीं पाते हैं। कोई कोई तो ये बोल रहे थे कि सैनिटाइजर पी के मर जाए। भाई सैनिटाइजर हाथ को साफ करने के लिए होता है, दिमाग को साफ करने के लिए। दिमाग साफ करने के लिए आपको पढ़ाई की जरूरत है, ठीक है ना। पढ़ाई कीजिए, क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि 2213 इज नॉट गोइंग टू बी ईजी एनी मोर। और 2446 क्लियर होने के बाद ही 2213 में आपको आयोग लगेगा। ऑल दो इसकी तैयारी अपने स्तर पर है, आयोग अपने स्तर पर सब कुछ तैयार करके रखी हुई है, कोई भी आयोग ऐसे नहीं बैठती है। लेकिन आप यदि एग्जामिनेशन के डेट के इंतजार में है कि पहले एग्जामिनेशन डेट कन्फर्म क्लियर हो जाए 2213 वाला, फिर हम तैयारी शुरू करेंगे, तो भैया आप बहुत पिछड़ जाइएगा, लिख कर ले लीजिए गारंटी। इसीलिए एग्जामिनेशन डेट के चक्कर में मत पड़िए। जून के बाद सारी चीज़ें नॉर्मल हो रही है और जुलाई के बाद बहुत चीज़ें रफ्तार पकड़ लेंगे, आपको मैं बता रहा हूँ। और अचानक से एक बम ब्लास्टिंग होगा एग्जामिनेशन डेट का कि इसका इस दिन, इसका इस दिन, इसका इस दिन, और फिर उस चक्कर में भाव में आप पूरी तरह फंस जाइएगा। अभी नहीं है तो दिमाग को रिलैक्स कीजिए और एग्जाम डेट का चक्कर छोड़िए, बाकी तैयारी कर लीजिए। 2446 वाले इंतजार कीजिए जून लास्ट तक क्या होता है आपके साथ।